जॉब रेडी भारत में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का हमारा ये सेशन बहुत भी खास होने वाला है। हाँ बिल्कुल, और जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। एकदम सही कहा। तो आज हमारे पास जॉब रेडी भारत की एक बहुत ही सटीक और परीक्षा केंद्रित PDF स्लाइड डेक है। और आज हमारा मिशन बहुत साफ है। एक प्रोफेशनल ऑनलाइन एजुकेटर की तरह हम इस PDF की हर एक लाइन, हेडिंग, बुलेट पॉइंट और एग्जाम फैक्ट को डिकोड करेंगे। देखिए, जब प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे UPSC या SSC की बात आती है तो इतिहास को रटने के बजाय सटीक कालक्रम दृष्टिकोण यानी क्रोनोलॉजी के माध्यम से समझना सबसे प्रभावी तरीका है। घटनाओं को जोड़कर देखने से चीजें हमेशा याद रहती हैं। अब हम स्लाइड 1 देख रहे हैं। इसका शीर्षक है भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध, सटीक कालक्रम दृष्टिकोण। और इसके नीचे की सब हेडिंग भी बहुत स्पष्ट है। हाँ, सब हेडिंग में लिखा है त्वरित रिवीजन, वर्ष, विजेता, पराजित और प्रभाव। इसका मतलब है कि इस पूरी PDF में हमें इन्हीं 4 चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। बिल्कुल, वर्ष, कौन जीता, कौन हारा और उसका आगे चलकर क्या असर पड़ा। अब हम स्लाइड 2 पर बढ़ते हैं। यहाँ इतिहास के 3 चरण बताए गए हैं। पहला है प्राचीन काल। इसमें लिखा है सिकंदर से शुरुआत, विदेशी आक्रमण और क्षेत्रीय संघर्ष। और दूसरा चरण है मध्यकालीन काल। इसमें तराइन से पानीपत तक का जिक्र है और आगे लिखा है दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य की स्थापना। और तीसरा है आधुनिक काल। इसमें प्लासी से 1857 की बात है। यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ पूछिए, क्या सवाल है? क्या हम भारतीय इतिहास को सिर्फ बाहरी आक्रमणकारियों युद्धों के चश्मे से ही नहीं देख रहे हैं? मतलब क्या इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का ही नाम है? देखिए, ये एक नजरिया हो सकता है। जब हम संस्कृति पढ़ते हैं तो नजरिया अलग होता है, लेकिन सत्ता परिवर्तन को समझने के लिए ये युद्ध बहुत बड़े मील के पत्थर हैं। अच्छा, मतलब जहां से सत्ता बदलती है। हाँ बिल्कुल। स्लाइड के एग्जाम हिंट पर अगर आप ध्यान दें तो परीक्षाओं में हमेशा क्रोनोलॉजी और संधियों से प्रश्न आते हैं, इसलिए इन युद्धों को पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ गई। तो चलिए अब स्लाइड 3 देखते हैं। यहाँ से असल युद्धों की शुरुआत होती है। हेडिंग है हाइडेस्पीस का युद्ध। वर्ष है 326 BCE। और जगह क्या दी गई है? जगह है झेलम, जिसे प्राचीन काल में वितस्ता नदी कहा जाता था, उसके तट पर। एक तरफ सिकंदर जो मैसेडोनिया से था और दूसरी तरफ पंजाब के राजा पोरस। हाँ, ये बहुत ही मशहूर लड़ाई है। बिल्कुल। और यहाँ विजेता में सिकंदर का नाम है, पर इसके साथ जो प्रभाव लिखा है वो ध्यान देने वाला है। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर का राज्य लौटाना। और इसका सबसे बड़ा महत्व जो इस स्लाइड में दिया है वो है भारत और यूनान यानी ग्रीस के बीच सीधे संपर्क के मार्ग का खुलना। ओ, तो सांस्कृतिक आदान प्रदान यहीं से शुरू हुआ। एकदम सही। अब आगे बढ़ते हैं मध्यकालीन भारत की तरफ। हाँ, अब हम स्लाइड 4 देख रहे हैं। हेडिंग है तराइन का प्रथम युद्ध। वर्ष है 1191 CE। जगह है तराइन, हरियाणा। और यहाँ किसके बीच टक्कर हुई थी? इसमें लिखा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। और विजेता रहे पृथ्वीराज चौहान। उनकी शानदार जीत हुई और गौरी बुरी तरह घायल होकर भागा। और इसका प्रभाव? प्रभाव में लिखा है तुर्क आक्रमण को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। ध्यान दीजिएगा छात्रों, यहाँ अस्थायी रूप से लिखा है क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। बिल्कुल। इसीलिए अब हम स्लाइड 5 पर आते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध। ये ठीक अगले साल 1192 CE में हुआ। और इस स्लाइड में इसे निर्णायक युद्ध कहा गया है। हाँ, क्योंकि इस बार विजेता मोहम्मद गौरी था और पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए। पर मैं सोच रही हूँ सिर्फ 1 साल में ऐसा क्या बदल गया कि पूरा पासा ही पलट गया। इस स्लाइड का जो एग्जाम फैक्ट है ना, वो इसका जवाब देता है। गौरी ने छल और कुशल घुड़सवार सेना का प्रयोग किया। हाँ, यानी कैवलरी। हाँ, हमारी सेनाएं हाथियों पर निर्भर थी जो थोड़े धीमे होते हैं, जबकि गौरी के घुड़सवार बहुत तेज थे। और इसका सबसे बड़ा महत्व ये रहा कि भारत में मुस्लिम शक्ति यानी दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापना यहीं से हुई। तो तकनीक और गति भारी पड़ गई। अब हम स्लाइड 6 पर आते हैं। यहाँ से मुगल साम्राज्य का उदय होता है। हेडिंग है पानीपत का प्रथम युद्ध। तारीख है 21 अप्रैल 1526। और युद्ध किसके बीच था? बाबर बनाम इब्राहिम लोदी। पराजित में लिखा है इब्राहिम लोदी जो मारा गया। प्रभाव है दिल्ली सल्तनत का अंत होकर मुगल साम्राज्य की स्थापना। यहाँ जो एग्जाम फैक्ट दिया है उसे सभी स्टूडेंट्स नोट कर लें।
बाबर की जीत का मुख्य कारण उसका तोपखाना यानी आर्टिलरी और तुलुगमा युद्ध नीति थी। ये तुलुगमा नीति क्या होती है? देखिए, ये सेना को कई हिस्सों में बांटकर दुश्मन को चारों तरफ से घेरने की एक बहुत ही चालाक रणनीति थी। ओह, एक तरह का चक्रव्यूह। बिल्कुल। चलिए अब अगली स्लाइड देखते हैं। हाँ, अब हम स्लाइड 7 देख रहे हैं। हेडिंग है खानवा का युद्ध। 16 मार्च 1527 बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के बीच। और इसमें विजेता कौन रहा? इसमें भी बाबर ही विजयी रहा और राजपूत शक्ति का बड़ा पतन हुआ। यहाँ मुगलों का उत्तर भारत पर नियंत्रण पक्का हो गया। पर इसका एग्जाम फैक्ट बहुत दिलचस्प है। हाँ, यहाँ लिखा है कि बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। पर एक राजनीतिक युद्ध में धर्म का क्या काम? क्योंकि बाबर की सेना राणा सांगा के नाम से ही डरी हुई थी। अच्छा। तो सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर को इसे एक आम युद्ध से हटाकर जिहाद का नाम देना पड़ा। अच्छा, ताकि सैनिक डरकर भाग ना जाए। हाँ, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल थी। अब आते हैं स्लाइड 8 पर। पानीपत का द्वितीय युद्ध। तारीख है 5 नवंबर 1556। यहाँ लड़ाई अकबर, जिनका नेतृत्व बैरम खान कर रहे थे, और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुई। पर यहाँ एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। मुगलों ने एक हारी हुई बाजी जीत ली। वो कैसे? क्योंकि युद्ध के बीच में ही हेमू की आंख में एक तीर लग गया। बस एक तीर से? हाँ, और वो हाथी से नीचे गिर गया। सेना को लगा कि उनका नेता मारा गया और भगदड़ मच गई। इसका महत्व और एग्जाम फैक्ट यही है कि इससे मुगल साम्राज्य का भारत में पुनः सुदृढ़ीकरण हो गया। यानी किस्मत भी युद्धों में बहुत बड़ा रोल निभाती है। बिल्कुल निभाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्लाइड 9 देख रहे हैं। हल्दी घाटी का युद्ध। 18 जून 1576 राजस्थान के हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। और अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह प्रथम कर रहे थे। हाँ, और यहाँ स्लाइड में इसका विश्लेषण बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। ये तकनीकी रूप से मुगल विजय थी, लेकिन प्रताप ने हार नहीं मानी और गुरिल्ला युद्ध जारी रखा। ये गुरिल्ला युद्ध वाला पॉइंट बहुत जरूरी है। आमने सामने की लड़ाई के बजाय छिपकर वार करना। और आगे लिखा है, ये राजपूताना शौर्य और स्वाधीनता का सबसे बड़ा प्रतीक है। बिल्कुल। अब यहाँ से इतिहास एक बहुत बड़ा मोड़ लेता है। हाँ, अब हम स्लाइड 10 पर आ गए हैं और यहाँ से अंग्रेजों की एंट्री होती है। हेडिंग है प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ब्रैकेट में लिखा है निर्णायक मोड़। और ये लड़ाई किसके बीच थे? रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश थे, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। परिणाम में लिखा है मीर जाफर के धोखे के कारण ब्रिटिश विजय और भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की शुरुआत। आपने देखा इसमें क्या लिखा है? हाँ, मैं वही सोच रही थी कि क्या ये वास्तव में दो सेनाओं का युद्ध था? इसका जवाब स्लाइड के एग्जाम फैक्ट में है। ये एक वास्तविक युद्ध कम और कूटनीतिक धोखा यानी बिट्रेल अधिक था। मीर जाफर तो लड़ाई नहीं। ओह, तो बिना लड़े ही बंगाल हार गए। हाँ, बंद कमरों में हुई सौदेबाजी का नतीजा था ये। चलिए अब स्लाइड 11 देखते हैं। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764। इस बार मुकाबला आमने सामने का था। हाँ, हेक्टर मुनरो बनाम त्रिगुट में थे मीर कासिम, शुजा-उद-दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। और इसका विश्लेषण में लिखा है ब्रिटिश सेना की स्पष्ट सैन्य जीत। महत्व ये था कि ब्रिटिश अब केवल व्यापारी नहीं, वास्तविक शासक बन गए। और यहाँ की ट्रीटी यानी मुख्य संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि 1765। इससे अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। दीवानी मतलब अब टैक्स का पैसा अंग्रेजों के पास जाने लगा। बिल्कुल, और उसी पैसे से उन्होंने बाकी भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। बहुत चालाक थे ये लोग। अब हम स्लाइड 12 देख रहे हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध। 1767 से 1799 के बीच 4 युद्ध हुए। ये हैदर अली और टीपू सुल्तान बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष था। और इसमें लिखा है 1799 में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु। इसका संदर्भ ये है कि दक्षिण भारत में सबसे बड़ी चुनौती समाप्त हो गई और मैसूर पर सहायक संधि यानी सब्सिडरी अलायंस थोपी गई। ये सहायक संधि बहुत ही खतरनाक चीज थी, जहाँ राजा को अपनी सेना हटाकर अंग्रेजों की सेना का खर्चा उठाना पड़ता था। बाप रे। अब आगे देखते हैं। स्लाइड 13 आंग्ल मराठा युद्ध। 1775 से 1818 के बीच 3 युद्ध हुए। यहाँ मराठों के लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है पीडीएफ में, ध्यान दीजिए। हाँ, विभाजित मराठा सरदार बनाम ईस्ट इंडिया कंपनी। यही उनकी हार का मुख्य कारण था। वो आपस में ही बटे हुए थे। संधियों के नाम याद रखिएगा।
सालबाई की संधि 1782 और सुरजी अंजनगांव की संधि 1803। और विश्लेषण में लिखा है 1818 में पेशवा का पद समाप्त हुआ और मराठा साम्राज्य का पतन। अंग्रेजों का पूरे भारत पर एक छत्र राज स्थापित हो गया। मतलब अब कोई बड़ी शक्ति उनके सामने नहीं बची थी। लेकिन जनता में गुस्सा बढ़ रहा था। अब हम स्लाइड 14 पर आते हैं। 1857 का विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, 10 मई 1857 से 1858 तक। यहाँ विद्रोह के प्रमुख केंद्र और उनके नेता दिए गए हैं। हाँ, मैं एक एक करके पढ़ देती हूँ। दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय, कानपुर में नाना साहेब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई और जगदीशपुर में कुंवर सिंह। और इसका निष्कर्ष क्या निकाला गया है? तकनीकी और संगठनात्मक कमी के कारण विद्रोह का क्रूरता से दमन हुआ और सबसे बड़ा प्रभाव ये हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और नियंत्रण सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। तो इस तरह हमने पूरे इतिहास के युद्धों को कवर कर लिया। अब हम आ गए हैं इस पीडीएफ की आखिरी स्लाइड पर। ये स्लाइड 15 है ना? हाँ, स्लाइड 15, फाइनल रिवीजन और क्रोनोलॉजी ट्रिक। मैं इस टेबल को पंक्तिबद्ध तरीके से पढ़ रही हूँ। 1192 तराइन द्वितीय, मुस्लिम सत्ता की शुरुआत। हाँ। 1526 पानीपत प्रथम, मुगल साम्राज्य की स्थापना। बिल्कुल। 1556 पानीपत द्वितीय, मुगल सत्ता का सुदृढ़ीकरण। 1757 प्लासी, ब्रिटिश सत्ता का प्रवेश। और अंत में 1764 बक्सर, ब्रिटिश राज की मोहर। और देखिए, इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही शानदार मेमोरी ट्रिक दी गई है, टीपीपीबी। टीपीपीबी। हाँ, तराइन, पानीपत, प्लासी, बक्सर, ये भारत में सत्ता परिवर्तन के 4 प्रमुख स्तंभ हैं। बस ये 4 नाम क्रोनोलॉजी में याद रखिए, पूरा इतिहास दिमाग में बैठ जाएगा। वाह, ये तो सच में बहुत आसान हो गया। और स्लाइड के अंत में एक PYQ हिंट भी दिया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हिंट। हाँ, लिखा है कि आयोग यानी यूपीएससी या SSC हमेशा संधियों और हारने वाले यानी लूजर के नाम से फंसाता है, इसलिए उन्हें रटना बहुत जरूरी है। एकदम सही बात है, सिर्फ जीतने वाले का नाम याद रखने से काम नहीं चलेगा। तो इसी के साथ हमने इस PDF की हर एक लाइन को सफलतापूर्वक डिकोड कर लिया है। आखिर में मैं इस सेशन को खत्म करने से पहले छात्रों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर बताइए। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है और हम केवल युद्ध के मैदान की जीत हार याद रखते हैं। लेकिन क्या असल इतिहास उन गुप्त संधियों और कूटनीतिक चालों में नहीं छिपा है जो युद्ध लड़े जाने से बहुत पहले ही बंद कमरों में तय हो जाती थी? प्लासी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तो आपने बहुत गहरी बात कह दी, सच में सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।